Good afternoon, everyone. Today we are going to study our civics first chapter, power sharing. Power sharing means शक्ति का विभाजन. First of all, हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. पिछले साल जो हमने टूर स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी का, उस चैप्टर के साथ में हम रिज्यूम करेंगे. दोबारा शुरू करते हैं. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. हमने पिछले साल ये नोट किया था कि डेमोक्रेसी में सारी पावर किसी भी एक ऑर्गन में रिसाइड नहीं करती या नहीं रहती गवर्नमेंट की. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए एक इंटेलिजेंट शेयरिंग जो है इन तीनों ही ऑर्गन्स में होना बहुत ज़रूरी है. इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स, इस चैप्टर में अगले दोनों चैप्टर्स में वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. हम पावर शेयरिंग के आइडियाज़ को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, देखते रहेंगे. वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम. हम इस लेसन की शुरुआत दो स्टोरी से करेंगे. एक है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका से. बोथ दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. दोनों स्टोरी में हम देखेंगे किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है हैंडल करती है पावर शेयरिंग की डिमांड्स को. द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. ये स्टोरी हमें बताएगी कि जनरल कंक्लूजन क्या निकलता है पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी में, उसकी क्या आवश्यकता होती है. दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर. ये हमें ये भी अलाउ करेगी दोनों स्टोरीज कि पावर शेयरिंग के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकेंगे हम, और आगे के दोनों चैप्टर में हम इन्हें लेंगे. चलो अब टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं. कम टू द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट बेल्जियम एंड देन वी गो थ्रू द श्रीलंका. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है. स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. यह हमारे देश के हरियाणा स्टेट से एरिया में छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. दिस आर द नाइबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम. ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें. तो बेल्जियम के ये चारों पड़ोसी देश हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग. इट हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. इस देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है और हरियाणा के पॉपुलेशन से आधी है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, जातीय कंपोजिशन है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी जटिल है. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, पूरे देश की जो पॉपुलेशन जनसंख्या है उसका 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन. वो फ्लेमिश रीजन में रहता है एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और डच लैंग्वेज बोलता है. अनदर 40% पीपल लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. और बाकी का जो 40% है वो वेलोनिया रीजन में रहता है और फ्रेंच बोलता है. इट मीन्स बेल्जियम में मेनली 2 रीजन्स है. फर्स्ट फ्लेमिश एंड सेकंड वन इज वेलोनिया. फ्लेमिश रीजन 59% जो है वो पीपल लिव करते हैं और वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी, डच है. और वेलोनिया रीजन 40% पीपल डिसाइड करते हैं और वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, फ्रेंच. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन. बाकी के जो बचे कुचे 1% होते हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अगर हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. जहाँ पर 80% तो फ्रेंच बोलते हैं जबकि बाकी बचे हुए 20% जो है वो डच बोलते हैं. अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आ गई है कि जो लैंग्वेज मेजोरिटी में है पूरे कंट्री में, डच, वो कैपिटल रीजन में आकर माइनॉरिटी में हो जाती है.
The minority French speaking community was relatively rich and powerful. French people जो हैं वो पूरे देश में माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं, बट दे आर रिच एंड पावरफुल. वो अमीर हैं और बहुत ताकतवर हैं. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development later on. ये चीज़ डच स्पीकिंग जो पीपल है उनके द्वारा मतलब रिसेंट की जाती है, हम कहें कि मतलब सहन नहीं की जा सकती, जिनको मतलब एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटी थी वो बाद में मिली. दिस led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. इसी की वजह से दोनों ही लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन आराइज हुआ और यह टेंशन चला 1950 से 1960 के दशकों में. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. ये जो टेंशन था ज़्यादा एक्यूट हो गया था ब्रुसेल्स में, जो कि एक कैपिटल रीजन है बेल्जियम का. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है. क्या? द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री. डच स्पीकिंग पीपल जो है वो कंट्री में तो मेजोरिटी पीपल है, मेजोरिटी स्पीकिंग पीपल है, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. परंतु ये कैपिटल में माइनॉरिटी में. तो हमने अभी बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन, उसके कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी कैपिटल क्या है, ये पढ़ा. नाउ लेट्स कंपेयर द अदर सिचुएशन और द सिचुएशन इन अनदर कंट्री जिसका नाम है श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन. आइलैंड नेशन मीन्स द्वीपीय राष्ट्र, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल्स. इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है. अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है. लाइक अदर नेशन इन द एशिया रीजन, बाकी राष्ट्रों की तरह ही श्रीलंका में भी, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका में बहुत ही विविध जनसंख्या है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकर्स. जो मेजोरिटी सोशल ग्रुप है वो सिंहला स्पीकर, हिंदी में हम सिंहली बोलते हैं, जिनका परसेंटेज है 74%. सेकंड वन इज तमिल स्पीकर, जिनका परसेंटेज है 18%. तो 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं, सिंहला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स. सिंहला स्पीकर्स का परसेंटेज है 74, तमिल स्पीकर का परसेंटेज है 18%. अमंग द तमिल्स, अब तमिलों में भी सब ग्रुप्स है. तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, 2 सब ग्रुप्स हैं. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो देश के निवासी हैं, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. इनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं और इनका परसेंटेज है 13%. तो वी कैन कंक्लूड दैट द रेस्ट ऑफ इज इंडियन तमिल्स और उनका परसेंटेज क्या है 5%. द रेस्ट उस फोर फादर, बाकी जो 13% के अलावा जो 18% में बचे हुए तमिल्स हैं, जिनके फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया, जो कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे. फोर फादर मीन्स होता है पूर्वज. एस प्लांटेशन वर्कर, किस रूप में आए थे, प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल में. आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. उनको हम क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं वो, इंडियन तमिल्स. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. यू कैन सी इन द मैप. यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जो कुछ सेफ्रॉन कलर का है, यहाँ पर आपको श्रीलंकन तमिल्स डिसाइड करते हुए दिखेंगे कि यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है. बाद में मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट. मैक्सिमम, या हम कहें कि मोस्ट ऑफ द सिंहली जो लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं, वो उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, जबकि अधिकतर तमिल्स जो है वो हिंदू है और मुस्लिम है. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला. लगभग 7%
क्रिश्चियन है जो तमिल भी बोलते हैं और सिंहला भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने रिलीजियस जो डाइवर्सिटी थी उसको हमने देखा कि मैक्सिमम सिंहलीज हैं। सेकंड जो नंबर आता है वो हिंदू और मुस्लिम्स आते हैं और लास्ट जो आते हैं वो क्रिश्चियन आते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। इमेजिन कीजिए कि क्या हो सकता था इस तरह की सिचुएशन में। इन बेल्जियम डच कम्युनिटी could take advantage of its numerical majority and force it will on the French and German speaking population। जो डच कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी में वो ले सकती थी एडवांटेज अपनी न्यूमेरिकल मेजोरिटी का, अपने क्योंकि उसकी संख्या जो है वो ज़्यादा है, एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो फ्रेंच बोलने वाले हैं और जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले उन लोगों के ऊपर बलपूर्वक वो कब्जा कर सकते थे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर। ये जो झगड़ा हो रहा था उसको और आगे बढ़ाता जो कि कम्युनिटीज के बीच में हो रहा था। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये कन्फ्लिक्ट आगे चल के एक मेसी पार्टीशन को लीड करता कंट्री के। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों ही जो साइड है वो क्लेम करते कि ब्रुसेल्स पे उनका कंट्रोल है। इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी। इन केस ऑफ श्रीलंका में सिंहला जो कम्युनिटीज है वो डच कम्युनिटी के बजाय श्रीलंका में ज़्यादा नंबर से है, उनका मेजोरिटी ज़्यादा है। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर नेशन। और अपनी विल को, अपनी इच्छा को पूरे एंटायर नेशन पर इम्पोज भी कर सकती है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। चलो देखते हैं वास्तविकता में यहाँ पर क्या हुआ। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरिज्म जो है वो बहुसंख्यकवाद है। इसे हम बहुसंख्यकवाद है, ये वर्ड जो है मेजोरिटी से आया है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1948 में इमर्ज होकर आया, यानी कि उसका जो इंडिपेंडेंट ईयर है जब वो स्वतंत्र हुआ था वो था 1948। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको याद रखें। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtues of their majority। जो सिंहला कम्युनिटी के लीडर थे वो चाहते थे कि अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट के ऊपर सिक्योर कर ले। किसके वजह से? अपनी मेजोरिटी की वजह से। किस वर्च्यू की वजह से? सिर्फ एक ही उनके अंदर खासियत थी कि वो मेजोरिटी में थे। इसका परिणाम ये हुआ, एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार थी, अडोप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। उसने कई तरह के बहुसंख्यकवादी मतलब फैसले लिए। मेजर्स टू स्टैब्लिश सिंहला सुपरमेसी। किसको स्थापित करने के लिए? सिंहला की सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए, यानी कि वहाँ पर उनका अधिकार जमाने के लिए उन्होंने कई तरह के मतलब मेजर्स अपनाए, ऐसे कई कार्य किए। ये जो नेक्स्ट सिंहला सुपरमेसी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट जो मेजर था वो था इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। 1956 में एक कानून पास किया गया और उसके तहत टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। मीन्स उस एक्ट में सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और वो भी इकलौती। इस प्रकार उसने तमिल को डिसरिगार्ड किया, तमिल लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज बोलने वालों को। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन। गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रेफरेंशियल मतलब कि उनको फ़ायदा पहुंचाने जैसी पॉलिसीज अपनाई या उनका फेवर किया, जिससे सिंहला कम्युनिटी एप्लीकेंट्स जो थे वो यूनिवर्सिटी में आसानी से अपने पोजीशंस गेन कर सकते थे और जॉब भी प्राप्त कर सकते थे, जिसने दोबारा फर्दर जो है तमिलों की जो सेंटिमेंट्स है उसको ठेस पहुंचाया, जॉब्स में भी और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी। नेक्स्ट थर्ड वन इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द
स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तीसरा जो मेजर लिया गया मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा वो था एक नया संविधान संविधान बनाया गया जिसमें कहा गया कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर कि जो राज्य है या देश है वो एक ही धर्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसे बढ़ाएगा। फोस्टर मतलब बढ़ाना होता है, पालन पोषण करना होता है, और वो था बुद्धिज्म जो कि मतलब मेनली किसका धर्म था? सेलियों का। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स, ये तीनों जो गवर्नमेंट मेजर्स अपनाए गए मेनली वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। इसने श्रीलंकन तमिल्स के बीच एक एलिनेशन यानी कि एक अलगपन की जो भावना है कि हम अलग विदेशी हो गए हम, वो भावना जागृत की। दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist Singla leaders was sensitive to their language and culture। उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स के द्वारा लीड की जा रही है वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर के प्रति, उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति सेंसिटिव नहीं थी। दे फेल्ट दैट, उन्हें महसूस हुआ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी उनको उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स से डिनाई किया जा रहा है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। किसमें? इन गेटिंग जॉब्स पाने में एंड बाकी अपॉर्चुनिटी में भी, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि एलिनेशन की भावना उनके बीच में क्यों जगी? वाई श्रीलंकन तमिल्स फील्ड एलिनेटेड इन श्रीलंका। हियर यू कैन सी द मैप ऑफ श्रीलंका। जो सेफ्रॉन पार्ट है जो कि नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में है, इस जगह पर मेनली श्रीलंकन तमिल्स डिसाइड करते हैं। जो येलो पार्ट है आपका ये वाला, यहाँ पर सीलाज है, सीलीज है। इंडियन तमिल्स कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे, सेंट्रल एरिया या फिर जाफना रीजन। मेजोरिटेरियनिज्म एक ग्लोसरी का वर्ड है, इससे भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है। तो इट मीन्स अ बिलीफ, एक ऐसा विश्वास दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट। ये एक ऐसा विश्वास जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उसको शासन करना चाहिए किसी भी कंट्री के ऊपर जैसा वो चाहती है उस तरीके से। But is this regarding the wishes and need of the minorities? और जब वो ऐसा करती है तो उसके साथ साथ में उसे डिसरिगार्ड करना है माइनॉरिटी की विशेष को, उसकी आवश्यकताओं। आगे हम बात करते हैं एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ द रिलेशन बिटवीन द सिंगला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंथ ओवर टाइम। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था या टेंशन था वो बढ़ता गया, स्ट्रेन होता गया, तनाव बढ़ता गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, श्रीलंकन तमिल्स ने भी अपनी पार्टी लॉन्च की। एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और उन्होंने संघर्ष किया तमिल लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दिलवाने के लिए। फॉर रिलीजियस ऑटोनॉमी, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, अपने रीजनल ऑटोनॉमी के लिए भी उन्होंने फाइट की, स्ट्रगल किया। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और किसके लिए फाइट किया उन्होंने? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के लिए। इन सिक्योरिंग एजुकेशन, एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए। एंड जॉब्स, यानी कि जॉब्स और एजुकेशन में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स होता है कि अपना स्वराज, पर जो उनकी स्वराज की जो मांग थी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटली डिनाइड। जहाँ जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तमिल्स की, वहाँ पर स्वराज की जो मांग थी उन प्रोविंस में, उसको रिपीटली लगातार बार बार डिनाई कर दिया गया श्रीलंकन जो श्रीलंकन के द्वारा, जो सीलिस थे उनके द्वारा। बाय 1980s, 1980 के दशक में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड, कई
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुए थे, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट। उनकी डिमांड थी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम बने। इलम मीन्स होता है तमिल लैंग्वेज में स्टेट, राज्य, देश, इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और किस रीजन में वो बने? नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। एज वी सी, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर वो नए देश की डिमांड कर रहे थे, तमिल इलम की बात कर रहे थे। Distrust between the two communities turned into widespread conflict। ये जो अविश्वास था, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में जो अविश्वास था, ये आगे चलकर संघर्ष का कारण बना। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। जल्दी ही यह गृह युद्ध में बदल गया। सिविल वार का मीन्स होता है गृह युद्ध। जब किसी देश में ही आपस में झगड़े होने लगते हैं तो उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इस सिविल वार का रिजल्ट ये हुआ कि हजारों की संख्या में दोनों ही कम्युनिटी के लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी। कई फैमिलीज को मजबूरन कंट्री में रिफ्यूजी के रूप में रहना पड़ा। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। और कईयों को अपने लिवलीहुड यानी कि अपने मतलब जीविका जो उपार्जन के लिए जो भी करते थे उसको खोना पड़ा। ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे इकोनॉमी के टेक्स्ट बुक में। अबाउट श्रीलंका's एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। जहाँ पर हम देखेंगे श्रीलंका की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ की जो कंडीशन है वो हमारे साउथ एशिया में बेटर है, बट और भी बेस्ट होती अगर ये सिविल वार वहाँ पर नहीं हुआ होता। बट द सिविल वार हैज़ पोज्ड अ टेरिबल सेटबैक। परंतु इस सिविल वार ने उसके इस डेवलपमेंट में एक टेरिबल, भयंकर सेटबैक ला दिया, मतलब उसे पीछे धकेल दिया टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। ये जो सिविल वार था ये एंड हुआ, तब हुआ जाके एंड जब जो तमिल इलम के लीडर थे प्रभाकरण, उनको मार डाला गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य। बेल्जियम में सामंजस्य। बेल्जियम ने किससे मतलब अकोमोडेशन किया? फर्स्ट हमने श्रीलंका देखा, जहाँ पर श्रीलंकन जो सेलिस थे उन्होंने किस प्रकार से अपने मेजोरिटी में होने का फ़ायदा उठाया और कोशिश की कि मतलब डिसरिगार्ड करें वहाँ की माइनॉरिटीज, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स को, और वहाँ पर जो रिजल्ट हुआ वो सिविल वार हुआ, ये हमने देखा। बट अब देखते हैं कि बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से सोल्व किया। द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लीडर्स ने एक अलग ही बात की, एक अलग ही रास्ता मतलब उन्होंने अपनाया। दे रीऑर्गेनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने रिकग्नाइज किया कि जो रीजनल डिफरेंस है वो यहाँ पर मौजूद है और कल्चर डाइवर्सिटी भी हमारे देश में मौजूद है। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ये एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि 1970 से 1993 के बीच में कितनी बार बेल्जियम ने अपने संविधान को बदला? तो कितनी बार बदला? 4 टाइम्स। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ताकि ऐसा अरेंजमेंट डेवलप किया जा सके दैट वुड इनेबल, ताकि जो मतलब बाकी सभी को, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़कर, एवरीवन को एक ही कंट्री में रहने के लायक बनाया जा सके या रखा जा सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जो अरेंजमेंट उन्होंने किया वो बाकी कंट्रियों से बिल्कुल अलग था। एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, काफ़ी इनोवेटिव था, अलग, नया बिल्कुल। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। अब बेल्जियम मॉडल था क्या? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि बेल्जियम मॉडल था क्या? क्या था बेल्जियम मॉडल में? फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार की जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री लेवल, इंटायर कंट्री लेवल पे है, उसमें
मिनिस्टर्स की जो संख्या होगी, चाहे वो डच हो या फ्रेंच, दोनों की संख्या बराबर होगी. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. कोई स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट की गई ताकि मतलब मेजोरिटी मेंबर्स जो कि इस ग्रुप से थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप से. लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है भाषाई समूह, उसका सपोर्ट करेंगे. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, लिटरली, ताकि कोई भी एक सिंगल लिंग्विस्टिक समूह यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा किसी भी कानून को ना बना सके. इसलिए किसी भी कानून को बनाने के लिए उनको दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप का सहमति होना जरूरी था, आवश्यक था. सेकंड पॉइंट आता है मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री. कई पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को. और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी थी? जो दो रीजन थे, हम पढ़ चुके हैं, फ्लेमिश रीजन और वेलेनिया रीजन. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भले ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, बट इट डजंट मीन दैट स्टेट गवर्नमेंट उसकी सबऑर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट. वो उसके अंतर्गत कार्य कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब सेंट्रल जो है उसको पावर दे रहा है. उसका एक अपना राज्य था. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स में एक अलग ही गवर्नमेंट थी. इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स. जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जिनकी पॉपुलेशन या हम कहें कि न्यूमेरिकल नंबर जो था वो कैपिटल में ज़्यादा था, उन्होंने ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया. क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने फ्रेंच लोगों के रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया था. आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं. एक बोर्ड है, इस बोर्ड में दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डच में भी और फ्रेंच में भी. क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस. ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है? आई एम ग्लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी. अच्छा हुआ कि हमारा संविधान हमें ये नहीं कहता है कि कौन सा मिनिस्टर कौन सी कम्युनिटी से आता है. ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि हम तो ऑलरेडी मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उनके बीच में. चलो पर वहाँ पर वो बहुत ज़रूरी था. हम देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ. चौथा पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो कि दो सरकारें हो चुकी थी वहाँ पर, देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. वहाँ पर एक तीसरी सरकार भी थी. दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच एंड फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग. ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये इलेक्ट की जाती थी वन लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग. मतलब उनके लिए अलग ही एक कम्युनिटी होती है, डच के लिए अलग, फ्रेंच के लिए अलग और जर्मनी स्पीकिंग के लिए अलग. नो मैटर वेयर दे लिव. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं. एक मतलब फ्लेमिश रीजन में रहता है या एक मतलब वेलेनिया रीजन में रहता है. अगर वो उस लैंग्वेज की कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो उसके बारे में वो बात करेगी. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर. इस गवर्नमेंट के पास में ये पावर्स थी कि वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जैसी पावर्स इसके पास में थी. यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तुम्हें जरूर लगा होगा कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही जटिल है. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और वास्तव में है भी. इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, यहाँ तक कि जो बेल्जियम में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी. बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार. परंतु ये जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था, ये अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है. दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic line. इसने मदद की कि किसी भी प्रकार का सिविल वॉर यहाँ पर ना हो और दोनों ही कम्युनिटी, चाहे वो मेजोरिटी कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, दोनों ही मतलब हार्मोनी के साथ रह सके. When many country of the Europe came together to form the European Union, जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्री एक साथ आई और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाने की सोचा, तो उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में किसे चुना? ब्रुसेल्स को.
क्योंकि वो एक हार्मोनी वाली जगह है। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर।